आप रोज दवाई लेते हो लेकिन आपकी डिप्रेशन और आपकी घबराहट ठीक नहीं होती। रोजाना सुबह उठते हो, दवाई लेने के बाद फिर भी आपको कोई होप महसूस नहीं होता, आप अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हो। लोग समझते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट एक जादुई पिल है, लेकिन ये एक साइंस पे काम करता है और साइंस के पीछे एक प्रोसेस छुपी होती है। मैं रोजाना ऐसे मरीजों से मिलता हूँ जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम पे एंटी डिप्रेसेंट्स काम नहीं कर रही, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता, प्रॉब्लम कुछ और होता है। कहीं डायग्नोसिस का मसला, कहीं डोज की कमी और कहीं दवाई टाइम पे ना खाई गई। मैं आज की वीडियो में बताऊंगा आपको 5 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आपकी या किसी आपके जानने वाले की एंटी डिप्रेसेंट काम नहीं कर पाती और लोग इसे गलत समझते हैं। तो जुड़े रहना मेरे साथ आखिर तक। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब एंटी डिप्रेसेंट काम नहीं करती, ये दवाइयाँ फजूल हैं। लोग ये भी अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम ये दवाई छोड़ते हैं तो यकीन माने कि छलांग मारते हैं, हमें सर में दर्द होता है और शदीद तकलीफ होती है, ये दवाई तो बिल्कुल ठीक नहीं है डॉक्टर साहब, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं और ये दवाइयाँ मुकम्मल तौर पे बेकार हैं। तो लिहाजा आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं, अगर आप भी समझते हैं कि ये बेकार है, तो कौन सी ऐसी रीजंस या वजह हो सकती हैं कि जिसकी वजह से ये दवाई आप पे काम ना कर रही हो। याद रखिए कि वजह दवाई नहीं बल्कि दवाई लेने का तरीका और उसको समझने का तरीका भी हो सकता है। याद रखिए कि हर एंटी डिप्रेसेंट एक जैसे नहीं होती है। एंटी डिप्रेसेंट में अगर देखा जाए तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स SSRI और SNRIs आती हैं। SSRIs में काफ़ी मशहूर एसिटिलोप्राम, फ्लॉक्सेटिन, फ्लॉक्सामीन, सर्टालिन, पैरोक्सेटिन शामिल हैं और SNRIs में वेलनाफेक्सिन और डुलोक्सिटिन शामिल है। याद रखिए कि हर एंटी डिप्रेसेंट हर शख्स पे सेम इफेक्ट नहीं रखती। मैंने ये भी देखा है कि एक बंदा जो एंजाइटी डिप्रेशन से ठीक हो जाए और वो SSRI ले रहा हो, अगर उसका दोस्त भी इसी मुसीबत में इसी मर्ज में मुब्तला हो तो उसको वो यही दवाई दे देता है, लेकिन उसके दोस्त पे वो बहुत बुरा असर रखती है और वो कहता है कि एंटी डिप्रेसेंट्स तो ईवल हैं, इनसे तो जान छुड़ानी चाहिए, ये ख़तरनाक हैं। कुछ लोग एक तरह की दवाई से ठीक होते हैं, कुछ लोग दूसरी तरह की दवाई से ठीक होते हैं। याद रखिए कि प्योर ट्रायल एंड एडजस्टमेंट का प्रोसेस है। कभी ऐसे भी देखा गया कि हमने एक दवाई शुरू कराई सर्टालिन, वो हमने 50 मिलीग्राम तक दी, लेकिन 2 महीने बाद वही दवाई उस पर काम नहीं कर रही, तो इसे कहते हैं कि टॉलरेंस बिल्ड करना, और उसके लिए कभी कभी हमें डोज ज़्यादा करनी पड़ती है, यानी कि 50 मिलीग्राम से 75 और कभी कभी 100 मिलीग्राम पर भी जाना पड़ता है। तो याद रखिए कि दवाई एंटी डिप्रेसेंट हर बंदे का एक्सपीरियंस इंफरादी तौर पर होता है, तो इसलिए इसमें कोई कंपेरिजन नहीं बनता। याद रखिए कि अगर आप पे एक एंटी डिप्रेसेंट ने काम ना किया, उसकी मैक्सिमम डोज भी आपने ले ली, तो फिर ये ज़रूरी है कि हम कोई दूसरी एंटी डिप्रेसेंट आपको स्टार्ट कराएं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो पहली दवाई आपको दी गई हो आपकी बॉडी उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर रही। दूसरे नंबर पे जो मैंने चीज़ देखी है कि क्यों दवाइयाँ काम नहीं करती, क्योंकि वो जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी नॉन साइकेट्रिस्ट बंदे के पास जाते हैं, तो उनकी डायग्नोसिस गलत होती है। यानी कि एक बंदे को डिप्रेशन हो रही है, लेकिन उसको पीछे देखा गया कि बाइपोलर की बीमारी है। अगर आप उसको डिप्रेशन की दवाई देते हो एंटी डिप्रेसेंट, तो उसका तो मर्ज ख़राब होगा। उसके साथ अगर आपने मूड स्टेबलाइजर ने दिया तो फिर ऐसा शख्स ठीक नहीं हो सकेगा। हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों को माइल्ड या मॉडरेट एंग्जाइटी या डिप्रेशन की बीमारी होती है, उनको दवाई की शायद ज़रूरत भी ना हो, सिर्फ एक्सरसाइज और साइकोथेरेपी से वो ठीक हो जाए, लेकिन उनको भी कोई नॉन साइकेट्रिस्ट हाई डोज एंटी डिप्रेशन लिख दे तो वो भी एंटी डिप्रेशन की वजह से ख़राब होते हैं, उनको भी तकलीफ होती है और वो भी कहते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट्स तो फजूल दवाइयाँ, ये तो काम नहीं करती। हमने कुछ ऐसे नॉन साइकेट्रिस्ट को भी देखा है कि जो कि डायग्नोसिस सही कर पाएँ, यानी कि वो कह दें कि इनको डिप्रेशन की बीमारी है और वो दवाई लिख दें, लेकिन वो दवाई डायरेक्ट इतनी हाई डोज से शुरू करते हैं कि मरीज़ उसको टॉलरेट नहीं कर पाता और मरीज़ के अंदर सीवियर हेडेक, उल्टियाँ, नौज़िया, उसको घबराहट होती है और उसको मैदे में तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वो दवाई को छोड़ देता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप दवाई शुरू करें तो सबसे मिनिमम डोज से शुरू करें। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि कुछ लोगों को ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन होती है, यानी कि वो 2 या 2 से ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, उनसे ठीक नहीं होते। ये भी नॉन साइकेट्रिस्ट ऐसे कहते हैं कि उनको 3-3, 4-4 एंटी डिप्रेसेंट देते हैं और उनकी डिप्रेशन मजीद ख़राब होती है, बल्कि उनकी तबीयत ख़राब होती है। वो कहते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट्स तो बेकार है, लेकिन याद रखिए कि ऐसी सूरतों में हमने एंटी डिप्रेसेंट ज़्यादा नहीं देनी होती, बल्कि उनके साथ किसी मूड स्टेबलाइजर को ऐड करना होता है, जैसे लिथियम, या थायराइड को देखना होता है, जैसे थायराइड की दवाइयाँ भी बीच में ऐड करनी होती हैं। लेकिन दोस्तों, एंटी डिप्रेसेंट्स को बुरा भला कहने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि इनकी साइंस को समझा जाए। दोस्तों, याद रखिए कि जब भी हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी की बीमारी का जिक्र करते हैं तो उसमें दिमाग के अंदर 2 केमिकल्स, 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन कहते हैं, उनका इम्बैलेंस होता है। और ये न्यूरोकेमिकल्स इतने ज़रूरी हैं क्योंकि ये दिमाग के एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज पहुँचाते हैं। तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर कम होगा, आपका मैसेज दिमाग के अंदर वो कम होगा,
तो डिप्रेशन और एंजाइटी और इस तरह की मूड के मसले शुरू होंगे। एंटी डिप्रेशन यही करती हैं, वो सेरोटोनिन डोपामिन को टारगेट करती हैं, दिमाग के अंदर इनकी मिकदार को बढ़ाती है। लेकिन याद रखिए कि ये प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं होता, ये आराम से होता है। जब आप एंटी डिप्रेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके कम से कम 2 हफ्ते बाद देखा यह गया है कि आहिस्ता आहिस्ता एक मरीज़ को इम्प्रूवमेंट फील होना शुरू होती है। अगर उसको घबराहट की सोच आती है, घबराहट के मसले हैं तो वो ख़त्म होते हैं। अगर उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट और ओवर थिंकिंग कर रहा है तो वो भी कम होने लगती है। और 1 महीने बाद जो सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स हैं वो मुकम्मल तौर पे अपनी बेस लाइन को टच करते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं और उसके बाद ये दवा लेनी पड़ती है दोस्तों। लेकिन तीसरी एक वजह जो कि मैंने लोगों में देखी है जहाँ पे एंटी डिप्रेशन काम नहीं करती, वो ये है कि एंटी डिप्रेशन को वो पूरा इलाज समझते हैं। हालांकि वो पूरा इलाज नहीं है। ये ज़रूरी है कि अगर आपकी नींद ठीक नहीं है, अगर आपकी स्लीप रूटीन ख़राब है, अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है और उसके साथ साथ ये देखा गया है कि जिस वजह से आपको डिप्रेशन है, अगर किसी रिलेशनशिप की वजह से, किसी टॉक्सिसिटी की वजह से, या आपको जॉब की वजह से, या आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो डिप्रेशन की दवाई आपकी वक्ती तौर पे आपकी अलामात तो ठीक करेंगे कि लेकिन ये पूरा इलाज नहीं है। लोग समझते हैं कि जादुई पिल है जिसकी वजह से हम तो बेहतर हुए लेकिन हमारे इर्द गिर्द हमारा एनवायरनमेंट और हमारा सराउंडिंग भी बेहतर होगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। आपने अपने साथ एनवायरनमेंट में भी बदलाव लाना है, एक्सरसाइज करनी है जिसकी वजह से एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं जो कि खुशी का हार्मोन है, इससे डोपामिन भी रिलीज़ होती है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रूटीन को रखें, यानी कि दिन में किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम खाना खाना है। ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर रूटीन नहीं मिलेगा आपके दिमाग को तो आपके डिप्रेशन में वापस जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि साइकोथेरेपी बहुत ज़रूरी है जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT शामिल है। ये एक ऐसा इलाज है जो कि बातचीत के ज़रिए होती है, काउंसलिंग के ज़रिए होती है। इसमें आपकी मनफी सोचों को टारगेट किया जाता है और उसको पॉजिटिव सोचों में तब्दील किया जाता है और उस पर आपका अमल होता है। दवाई के साथ साथ थेरेपी और CBT भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपने अपनी CBT का सेशन बुक कराना है तो नीचे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट ज़रूर ले सकते हो। और उसके साथ साथ CBT को मज़ीद बेहतर समझने के लिए हमारी ये वाली वीडियो भी देख लेना। तो यानी कि इसका मतलब डिप्रेशन एक केमिकल इम्बैलेंस ही नहीं बल्कि आपकी लाइफ का इम्बैलेंस भी होता है। और उसके साथ साथ ये कि विटामिन D की कमी भी डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स को ला सकती है। अगर आप विटामिन D और डिप्रेशन के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में विटामिन D ज़रूर लिखना, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों याद रखिए डिप्रेशन एक रात में आता नहीं और एक रात में जाता भी नहीं, तो इसलिए आराम से हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो हमारी ये वाली वीडियो जिसमें मैंने ज़ोलॉफ्ट सर्टालिन जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट है उसके बारे में वीडियो बनाई है वो ज़रूर देखना, आपको फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस दूँ, आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लाऊँ। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो और अच्छी वीडियोज़ शेयर करना सदका जारी है। शुक्रिया।